हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे हैं आप लोग। तो बेटे, आज का हमारा जो टॉपिक है वो रहेगा फॉरफीचर ऑफ शेयर विच वर ओरिजिनली इशूड एट अ प्रीमियम। राइट, उसके लिए मैंने एक एग्जांपल आपके सामने एक रखी है। जैसा आप बोर्ड पे लिखा हुआ देख सकते हैं, एक्स लिमिटेड issued 10,000 shares at the rate of 10 each at a premium of ₹2 per share। यानी कहने का मतलब एक्स लिमिटेड ने 10,000 शेयर ऑफर किए। एक शेयर की जो फेस वैल्यू है वो 10 है, बट कंपनी ने एक शेयर ₹12 का बेचा। राइट, यानी जिस शेयर की फेस वैल्यू ₹10 है, कंपनी उससे ₹12 लेने वाली है शेयर होल्डर से। ₹2 एक्स्ट्रा लिए जा रहे हैं, जिसे सिक्योरिटीज प्रीमियम कहा जाता है। क्लियर? यानी ₹10 का शेयर कंपनी ₹12 का बेचना चाहती है। और ये पैसे किस तरीके से मंगवाए जा रहे हैं वो आप देखिए। ₹2 एप्लीकेशन के टाइम पे मंगवाए जा रहे हैं, ₹3 अलॉटमेंट के टाइम मंगवाए जा रहे हैं, जिसमें से ₹1 सिक्योरिटीज प्रीमियम का है। यानी जो ₹3 अलॉटमेंट के टाइम पे मंगवाए जा रहे हैं उसमें फेस वैल्यू के ₹2 हैं और ₹1 एक्स्ट्रा सिक्योरिटी प्रीमियम का है। राइट, इसी तरीके से जो फर्स्ट कॉल मंगवाई जा रही है उसमें भी ₹3 मंगवाए जा रहे हैं, ₹2 फेस वैल्यू के हैं और ₹1 एक्स्ट्रा सिक्योरिटीज प्रीमियम का है। उसके बाद ₹2 सेकंड कॉल पे मंगवाए जा रहे हैं और फाइनल कॉल के ₹2 जो हैं वो अभी तक कंपनी ने मंगवाए नहीं है, यानी फाइनल कॉल नॉट येट बीन कॉल्ड। सिंपल सी सिचुएशन है। उसके बाद देखें तो यहाँ पे भी हमने दोबारा मिस्टर एक्स को जिसको 500 शेयर अलॉटेड है, हम दोबारा उसी को ले रहे हैं। तो यहाँ पे मिस्टर एक्स जो है हु हैज बीन अलॉटेड 500 शेयर इज नॉट पेइंग हिज फर्स्ट एंड सेकंड कॉल मनी। यानी मिस्टर एक्स जिसको 500 शेयर अलॉटेड है, ना तो वो फर्स्ट कॉल के ₹2 दे रहा है, ना वो सेकंड कॉल के ₹2 दे रहा है, बट फाइनल कॉल के जो ₹2 है वो अभी तक कॉल्ड अप नहीं किए गए हैं। यानी सेकंड कॉल तक कॉल्ड अप किया गया है, जिसमें से फर्स्ट और सेकंड कॉल का पैसा मिस्टर एक्स नहीं दे रहा है। यानी वो मिस्टर एक्स एप्लीकेशन का भी पैसा दे रहा है और अलॉटमेंट का भी पैसा दे रहा है। तो जैसे पिछले वीडियोस में अगर आपको याद हो, नहीं तो आप रेफर कर सकते हैं, जब हमने फॉरफीचर ऑफ शेयर को जस्ट स्टार्ट किया था, जिसमें हमने डिस्कस किया था फॉरफीचर ऑफ शेयर ओरिजिनली इशूड एट ए डिस्काउंट और फॉरफीचर ऑफ शेयर ओरिजिनली इशूड एट ए पार। तो उनमें आप मदद ले सकते हैं उन वीडियोस की। उसमें आपको, अगर वो वीडियोस आपने देखी हैं, नहीं देखी तो एक बार ज़रूर देखें, तो आप समझ जाएंगे कि जब भी कभी किसी शेयर को फॉरफिट किया जाता है, यानी फॉरफीचर ऑफ शेयर जब किया जाता है, तो एज एन अकाउंटेंट आपका सबसे पहला काम होता है कि आप जो शेयर कैंसिल कर रहे हैं उन शेयर के नाम से अगर बुक में कोई भी अकाउंट एग्जिस्ट करता है उसे क्लोज करते हैं। और आपको पता है जब शेयर फॉरफिट किए जाते हैं तो डेफिनेटली जो शेयर फॉरफिट किए जाते हैं वो कॉल्स इन एरियर की वजह से किए जाते हैं। राइट, इसका मतलब ये है कि जब वो शेयर कोई भी शेयर होल्डर जब फॉरफीचर ऑफ शेयर करता है और लगातार 3 लीगल नोटिस भेजने के बाद भी वो अपनी पेंडिंग कॉल्स का पैसा नहीं देता, उस टाइम पे कंपनी शेयर्स को फॉरफिट कर देती है। राइट, और उस केस में जब शेयर को फॉरफिट किया जाता है उस टाइम पे आपको पता है कि बुक में उस शेयर होल्डर से रिलेटेड, जो कि कॉल्स इन एरियर कर रहा है, उस शेयर होल्डर से रिलेटेड कोई भी अकाउंट बुक में अगर एग्जिस्ट करता है तो सबसे पहले उसे क्लोज किया जाता है। यानी कि जब वो शेयर इशू किए गए थे तो जितने भी शेयर इशू किए जाते हैं और उन शेयर्स पे जितना कॉल्ड अप किया जाता है उतना लाइबिलिटी क्रिएट कर दी जाती है शेयर कैपिटल के नाम से, है ना। तो अब अगर जो शेयर हम कैंसिल कर रहे हैं उनके नाम पे कोई भी अकाउंट एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, तो जो उन शेयर्स पे लाइबिलिटी ऑलरेडी शेयर कैपिटल के नाम से क्रिएटेड है, सबसे पहले उस अकाउंट को क्लोज करना पड़ेगा। यानी कि शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा। एज यूजुअल नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड मल्टीप्लाई बाय कॉल्ड अप किसका, फेस वैल्यू का। तो जब भी शेयर को फॉरफिट किया जाता है एज एन अकाउंटेंट आप एंट्री बनाते हैं, शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया जाता है, नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड मल्टीप्लाई बाय कॉल्ड अप, वो भी किसका, फेस वैल्यू का। तो अगर इस केस को हम देखें तो यहाँ पे
फाइनल कॉल तो अभी तक कॉल्ड अप नहीं की गई थी, यानी सेकंड कॉल तक कॉल्ड अप किया गया था, राइट। तो फिर मिस्टर एक्स को, जिसको 500 शेयर अलॉटेड है, उसका क्या स्टेटस है इस सिचुएशन के हिसाब से। तो वहां हम देखेंगे मिस्टर एक्स ने एप्लीकेशन का पैसा दिया है, अलॉटमेंट का पैसा भी दिया है, बट ना उसने फर्स्ट कॉल का पैसा दिया है, ना उसने सेकंड कॉल का पैसा दिया है, और फाइनल कॉल अभी तक तो कॉल्ड अप ही नहीं है। ओके, तो इस सिचुएशन में अगर हम देखते हैं, जहां तक कॉल्ड अप है, क्योंकि जब हमने शेयर कैपिटल को डेबिट करना है, नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड तो हमें पता है कितने हैं मिस्टर एक्स को, 500 शेयर है। जब हमने अगला उसको मल्टीप्लाई करना है तो हमने कॉल्ड अप देखना है, वो भी फेस वैल्यू का। फाइनल कॉल तो अभी तक मंगवा ही नहीं, तो फाइनल कॉल से पहले सेकंड कॉल तक अगर हम टोटल करते हैं, देखते हैं जिस हिसाब से पैसा मंगवाया गया, जैसा कि मैंने आपको बताया, 2 रुपए एप्लीकेशन पे टाइम पे मंगवाए गए हैं, 3 रुपए अलॉटमेंट के टाइम पे मंगवाए गए हैं, जिसमें 2 रुपए फेस वैल्यू का है और 1 रुपया एक्स्ट्रा सिक्योरिटीज प्रीमियम का है। इसी तरीके से 3 रुपए फर्स्ट कॉल पे मंगवाए गए हैं, जिसमें से 2 रुपए फेस वैल्यू है और 1 रुपया एक्स्ट्रा सिक्योरिटीज प्रीमियम का है, राइट। और 2 रुपए मंगवाए गए हैं सेकंड कॉल के टाइम, जो कि पूरा का पूरा 2 रुपए फेस वैल्यू ही है। तो अगर हम देखें, वैसे हम देखें कि कितना टोटल बनता है, तो हमें पता है 2 3 5 और 3 8 और 2 10। सेकंड कॉल तक टोटल जो अमाउंट मंगवाया जा रहा है वो 10 रुपए बनता है, बट उसमें हम देखेंगे कि अलॉटमेंट के टाइम और फर्स्ट कॉल के टाइम 1 रुपया एक्स्ट्रा मंगवाया गया था सिक्योरिटीज प्रीमियम का, है ना। जबकि फेस वैल्यू के कितने मंगवाए, 3 गए थे। फर्स्ट कॉल के टाइम भी अगर देखिए तो मंगवाए 3 रुपए गए थे, बट 1 रुपया तो सिक्योरिटी प्रीमियम का था, तो फेस वैल्यू का कितने थे, 2 रुपए। इसी तरीके से अलॉटमेंट के टाइम पे जो 3 रुपए मंगवाए गए थे, उसमें से 1 रुपया सिक्योरिटी प्रीमियम का है और 2 रुपए फेस वैल्यू के हैं। प्रीमियम के साथ सेकेंड कॉल तक टोटल 10 बन रहा है, पर हमें पता है यहाँ पे टोटल 10 बन रहा है, बट इसमें से अलॉटमेंट के टाइम और फर्स्ट कॉल के टाइम 2 रुपए तो प्रीमियम के हैं। तो इसका मतलब फेस वैल्यू का कितना कॉल्ड अप हुआ, टोटल 10 बन रहा है, बट उसमें 2 रुपए प्रीमियम को अगर छोड़ दिया जाए, तो इसका मतलब जितना कॉल्ड अप है उसमें फेस वैल्यू का कितना कॉल्ड अप है, 10 नहीं है, फेस वैल्यू का 8 रुपए कॉल्ड अप है। और जब भी हम शेयर कैपिटल को डेबिट करेंगे तो नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड मल्टीप्लाई कॉल्ड अप करेंगे, वो फेस वैल्यू का देखते हैं। तो यहाँ पे फेस वैल्यू का कितना कॉल्ड अप हुआ, 8 रुपए, चाहे टोटल कितना बन रहा है, 10 रुपए, क्योंकि आप जानते हैं कि 2 रुपए सिक्योरिटीज प्रीमियम के मंगवाए गए हैं, 1 रुपया अलॉटमेंट के टाइम और 1 रुपया फर्स्ट कॉल के टाइम। तो यहाँ पे 500 शेयर को 8 से मल्टीप्लाई करके आपका अमाउंट बन रहा है 4000, राइट। और अगर आपको याद हो, आपने पिछले वीडियोस अगर देखे हो, और अगर ना भी देखे हो, तो मेरी सजेशन है कि प्लीज एक बार आप जरूर देखें, तो उसमें आपको समझ आएगा। मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं कि जब ये लायबिलिटी शेयर कैपिटल के नाम से डेबिट करके क्लोज की जाती है, तो फिर जो पैसा, अब एक बंदे के शेयर कैंसिल हो रहे हैं, उसकी जो शेयर कैपिटल के नाम से लायबिलिटी क्रिएटेड है ऑलरेडी, उसे आप खत्म कर रहे हैं, है ना। तो अब जो पैसा उससे ऑलरेडी मिल चुका है ना, तो आपको पता है वो पैसा रिफंड नहीं किया जाता, है ना। तो उसको एक अलग अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है, जिसे कहा जाता है टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। और जो पैसा उस शेयर होल्डर का जिसके शेयर कैंसिल किए जा रहे हैं, उसका जो पैसा नहीं मिला होता, जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट कॉल का और सेकंड कॉल का पैसा नहीं मिस्टर एक्स ने पे किया था, तो जो पैसा नहीं मिलता वो हमें पता है कि ऑलरेडी कॉल्स इन एरियर के नाम से बुक में डेबिट है, क्योंकि पेंडिंग था, और बाद में कंपनी ने उसका शेयर्स को कैंसिल कर दिया। तो जिसके शेयर कैंसिल कर दिए जाते हैं उसके नाम का कोई भी अकाउंट बुक में एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। तो फिर इस बंदे का, मिस्टर एक्स का, कॉल्स इन एरियर के नाम से जो आपने ऑलरेडी बुक में डेबिट करके रखा हुआ है, उसको भी क्लोज करना पड़ेगा। इसलिए आप जो पैसा नहीं मिलता है उसको कॉल्स इन एरियर अकाउंट में क्रेडिट कर देते हैं, कॉल्स इन एरियर्स, राइट। और उसके बाद एक छोटी सी आपको मैंने पर्सनल एक टेक्निक बताई थी कि इस टाइम पे कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, तो आप क्या कीजिए, आप वर्किंग नोट्स में सिंपल लिख लीजिए कि कॉल्ड अप फेस वैल्यू का कितना कॉल्ड अप है, जितना अकाउंट आपने डेबिट करके रखा हुआ है ना, तो वो आपको पता लगेगा 8 रुपए है। और उसके 2 पार्ट कर लीजिए कि पेड कितना है
जितना कॉल्ड अप है उसमें से कितना पैसा मिल चुका है और कितना नहीं मिला है। तो जो मिल चुका है वो पेड में डाल दीजिए और जो नहीं मिला है वो नॉट पेड में डाल दीजिए, राइट। तो ये बेसिक प्रोसीजर है फॉरफीचर वाली एंट्री बनाने का। तो अब आप देखेंगे यहाँ पे इस क्वेश्चन को पर्टिकुलर हम यहाँ पे देखें कि उन शेयर्स को जब फॉरफिट किया जाता है जिनको ओरिजिनली प्रीमियम पे इशू किया गया हो तो क्या किया जाता है। शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करने का तो जो सिस्टम है वो वही रहेगा, नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड मल्टीप्लाई बाय कॉल्ड अप फेस वैल्यू, जो यहाँ पे 500 शेयर पे 8 रुपए के हिसाब से बना है। और फिर अगर हम देखें कि कितना पेड है और कितना नॉट पेड है, अगर देखें तो वहां आपको देखने को मिलेगा कि मिस्टर एक्स ने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का पैसा दे दिया था, यानी एप्लीकेशन के 2 रुपए दे दिए थे और अलॉटमेंट के 3 रुपए मंगवाए थे जिसमें 1 रुपया प्रीमियम का भी था, वो भी उसने दे दिया है। तो यहाँ पे आप देखें कि टोटल 2 और 3 5 रुपए मिस्टर एक्स ऑलरेडी दे चुका है। तो पेड को अगर देखें तो पेड तो यहाँ पे 5 रुपए बनता है, राइट। और अगर नॉट पेड को देखें कौन सा पैसा उसने नहीं दिया, तो ना उसने फर्स्ट कॉल का दिया ना सेकंड कॉल का दिया। फर्स्ट कॉल के कंपनी ने कितने मंगवाए थे, 3 रुपए, और सेकंड कॉल के 2 रुपए, तो टोटल 5 रुपए हैं जो उसने अभी तक नहीं दिए। तो जो पैसा नहीं दिया वो कॉल सीनियर अकाउंट में क्रेडिट होगा, तो वो नॉट पेड में कितने रुपए आ गए, 5 रुपए। क्लियर। तो ये तो वो थॉट है जो अभी तक आपके माइंड में ऑलरेडी चल रहा है। यार हम ऐसा करते हैं हर बार जब भी हम शेयर फॉरफीचर वाली एंट्री बनाते हैं तो उसमें हम जो कॉल्ड अप होता है उसके 2 पोर्शन कर देते हैं, पेड और नॉट पेड। जो पेड होता है वो हम 2 शेयर फॉरफीचर अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं और जो नॉट पेड होता है उसको 2 कॉल सीनियर अकाउंट को क्लोज कर देते हैं, राइट। उस हिसाब से देखें यहाँ पे अगर हम इस तरीके से देखें तो वहां पे शेयर फॉरफीचर अकाउंट में जाना चाहिए 500 शेयर पे 5 के हिसाब से, बिकॉज इट इज पेड। 5 रुपए तो उसने दे दिए हैं, 2 रुपए एप्लीकेशन के और 3 रुपए अलॉटमेंट के, और 5 रुपए उसने नहीं दिए, वो 2 कॉल सीनियर में जाना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। अब आप इसको समझने की कोशिश करें कि क्या ये एंट्री बिल्कुल कंप्लीट एंट्री बन गई है, क्योंकि जो थॉट प्रोसेस है वो तो पहले वाला ही फॉलो किया जा रहा है ना। शेयर कैपिटल को डेबिट करना है, जो मिल गया वो 2 शेयर फॉरफीचर अकाउंट में डालना है, और जो नहीं मिला वो 2 कॉल सीनियर अकाउंट में, राइट। इस तरीके से ही बनाना है। और 2 फॉरफीचर में कितना डालना है, जितना पैसा मिल चुका है। जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं 5 रुपए मिल चुके हैं तो हमने 5 रुपए 2 शेयर फॉरफीचर में डाल दिए। जो नहीं मिल रहे थे वो 5 रुपए थे, वो आपने 2 कॉल सीनियर अकाउंट में डाल के क्लोज कर दिए। तो दिखने में तो ये ठीक लग रहा है यार, ये तो बिल्कुल ऐसा ही किया जाता है। बट यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा एक छोटी सी गलती हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे, और वो गलती क्या है। तो उसमें याद रखने वाली बात है कि ये जो शेयर हम फॉरफिट कर रहे हैं ये वो शेयर हैं जो ओरिजिनली प्रीमियम पे इशू किए गए थे। तो जब प्रीमियम पे शेयर इशू किए गए होते हैं, उन शेयर्स को जब कैंसिल किया जाता है तो हमें ये ध्यान रखना होता है जो पैसा शेयर होल्डर से मिल रहा होता है, जिसे हमने शेयर फॉरफीचर अकाउंट में डालना होता है, तो वहां पे हमें ये ध्यान रखना होता है कि अगर जो पैसा मिल रहा है उसमें अगर प्रीमियम का पैसा भी मिल रहा है तो वो शेयर फॉरफीचर अकाउंट में ट्रांसफर नहीं किया जाता। डिफरेंस कहाँ आ गया, मैं समझ रहा हूं, मैं महसूस करता हूं कि आप इसको समझ पा रहे होंगे, या थोड़ा सा और ध्यान दीजिए। मैंने सिंपल सी बात बोली कि जनरली हम क्या करते हैं, जो पैसा मिल रहा होता है शेयर होल्डर से फॉरफीचर के टाइम, जो पैसा शेयर होल्डर से मिल रहा होता है वो पैसा बीइंग अ गेन हम 2 शेयर फॉरफीचर अकाउंट में क्रेडिट करते हैं, राइट। बट है ना, और जो पैसा नहीं मिल रहा होता वो 2 कॉल सीनियर अकाउंट में क्लोज कर दिया जाता है। क्लियर। बट यहाँ जो शेयर ओरिजिनली प्रीमियम पे इशू किए गए होंगे, जब उनको फॉरफिट करने की बात आएगी तो जो पैसा मिल रहा है यहाँ भी उसे फॉरफीचर अकाउंट में ही क्रेडिट करना है। बट ध्यान रखना है कि प्रीमियम का अगर 1 रुपया भी मिल रहा है वो फॉरफीचर अकाउंट में ट्रांसफर नहीं किया जाता। यानी व्हेन द प्रीमियम इज रिसीव्ड इट इज नॉट ट्रांसफर्ड टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। क्लियर। तो इसका मतलब अगर ये बात हम अप्लाई करें तो यहाँ पे मिस्टर एक्स के कितने पैसे मिल रहे थे, 5 रुपए मिस्टर एक्स दे रहा था, 2 रुपए एप्लीकेशन के और 3 रुपए अलॉटमेंट के। बट 3 रुपए के जो अलॉटमेंट के पैसे मिस्टर एक्स ने दिए थे उसमें तो 1 रुपया सिक्योरिटी प्रीमियम का भी था ना। और मैंने जैसे अभी कहा
कि जो पैसा मिलता है उसे जब शेयर फॉरफीचर में ट्रांसफर किया जाता है तो उसमें अगर प्रीमियम का 1 रुपया भी मिल रहा है वो नहीं डालना है। क्लियर? यानी कि प्रीमियम का जितना पैसा मिस्टर एक्स ने दिया है वो पैसा फॉरफीचर में नहीं ट्रांसफर किया जाएगा। तो उस हिसाब से देखें तो टोटल मिस्टर एक्स ने 5 रुपये दिए थे, बट उसमें 1 रुपया प्रीमियम का भी था, तो वो हमें शेयर फॉरफीचर में ट्रांसफर नहीं करना। तो इसका मतलब शेयर फॉरफीचर में कितना ट्रांसफर होगा? 500 शेयर पे 4 के हिसाब से। क्लियर? अब आप सोच रहे होंगे यार फिर ये क्यों किया जा रहा है? जब अभी हमने सीखा है, जब हम फॉरफीचर ऑफ अकाउंट शेयर सीख रहे थे उस टाइम पे हमने सिंपल सी एक चीज़ सीखी थी कि यार जितना भी पैसा मिलता है वो शेयर फॉरफीचर में ट्रांसफर कर दो बीइंग अ गेन, क्योंकि उसको रिफंड नहीं करना होता। तो यहाँ पे हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? प्रीमियम का भी तो मिल चुका है, फिर वो हम बीइंग अ गेन क्यों ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं शेयर फॉरफीचर अकाउंट में? इसका सिंपल सा रीजन बेटे ये है कि जो प्रीमियम का पैसा मिल रहा है वो ऑलरेडी सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में आपने क्रेडिट करके रखा हुआ है जब आपने कॉल को ड्यू किया था। अगर आपको याद हो, अगर हम मिस्टर एक्स के शेयर्स की ही बात करें तो जब आपने मिस्टर एक्स का अलॉटमेंट का ड्यू किया होगा तो आपने एंट्री बनाई होगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 500 शेयर पे 3 के हिसाब से 500 इंटू 3, बट 2 शेयर कैपिटल जो लाइबिलिटी क्रिएट की होगी वो तो आपने फेस वैल्यू के हिसाब से की होगी, तो आपने 2 शेयर कैपिटल किया होगा 500 शेयर पे 2 के हिसाब से, राइट? यानी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट आपने किया है 500 इंटू 3, बट 2 शेयर कैपिटल के नाम से लाइबिलिटी क्रिएट की है 500 इंटू 2, राइट? तो मंगवाए आपने 3 थे, बट आपको पता था कि 1 रुपया तो सिक्योरिटीज प्रीमियम का है, तो इसका मतलब जो आपने शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 500 इंटू 3 किया है उसके बाद 2 शेयर कैपिटल आपने 500 शेयर इंटू 2 किया, क्योंकि वो तो फेस वैल्यू के हिसाब से होना था, चाहे आपने 3 रुपये मंगवाए बट फेस वैल्यू के तो सिर्फ 2 रुपये ही थे ना, और लाइबिलिटी तो हमेशा फेस वैल्यू के हिसाब से क्रिएट होती है। तो आपने 2 शेयर कैपिटल को क्रेडिट किया सिर्फ 500 शेयर पे 2 के हिसाब से। 1 रुपया जो एक्स्ट्रा मंगवाया गया था उसको उस टाइम पे आपने 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में क्रेडिट करा होगा, राइट? अब मुझे लगता है आपको समझ आ रहा होगा कि जब ये जो पैसा मिस्टर एक्स ने प्रीमियम का दिया है, जो कंपनी को मिस्टर एक्स का प्रीमियम का पैसा मिला है, ये तो ऑलरेडी एक गेन जिसे सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट कहा जाता है, ये तो उस अकाउंट में ऑलरेडी कंपनी ने या एज एन अकाउंटेंट आपने ऑलरेडी जो प्रीमियम का पैसा था वो ऑलरेडी सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में क्रेडिट करके रखा हुआ है, राइट? तो जो पैसा ऑलरेडी सिक्योरिटीज प्रीमियम जो आपने क्रेडिट करा है वो रिप्रेजेंट कर रहा है इस 1 रुपये को जो मिस्टर एक्स एक्स्ट्रा दे रहा है सिक्योरिटीज प्रीमियम का, तो ये तो ऑलरेडी सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में ऑलरेडी क्रेडिटेड है, तो इसको फिर शेयर फॉरफीचर में दोबारा क्रेडिट करने की जरूरत नहीं है। क्लियर? तो मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गया होगा कि क्यों हम शेयर फॉरफीचर में जब अमाउंट ट्रांसफर करते हैं उन शेयर्स का जिनको ओरिजिनली प्रीमियम पे इश्यू किया गया हो, तो उस टाइम पे जो पैसा मिल रहा होता है उसमें अगर सिक्योरिटी प्रीमियम का 1 रुपया भी अगर मिल रहा है उसे हम शेयर फॉरफीचर अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करेंगे। ठीक, उसके बाद बात करते हैं कॉल्स इन एरियर की। ठीक है, अब यहाँ पे कॉल्स इन एरियर आपको पता है कि मिस्टर एक्स ने ना तो फर्स्ट कॉल दी थी और ना ही सेकंड कॉल दी थी। अब आपको पता है फर्स्ट कॉल जो मिस्टर एक्स से मंगवाई गई थी वो 3 रुपये के हिसाब से मंगवाई गई थी, जिसमें फेस वैल्यू के 2 रुपये थे और सिक्योरिटीज प्रीमियम का 1 रुपया था, राइट? तब आपने जो एंट्री बनाई होगी है ना, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट 500 इंटू 3, 2 शेयर कैपिटल 500 इंटू 2 और 2 सिक्योरिटी प्रीमियम आपने क्रेडिट करा होगा उस टाइम पे 500 इंटू 1। क्लियर? तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट तो फर्स्ट कॉल के टाइम भी आपने क्रेडिट किया होगा इस उम्मीद में कि जब बंदा भेजेगा तो पूरे पैसे भेज देगा विद प्रीमियम, जब भी वो भेजेगा तो प्रीमियम भी साथ में भेजेगा ना।
तो इसलिए जब फर्स्ट कॉल ड्यू करी थी उसी समय सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को ऑलरेडी क्रेडिट कर दिया था। बाद में आपको आके पता चला यार फर्स्ट कॉल का अलॉटमेंट के साथ था तो उसने फर्स्ट कॉल का भी पैसा नहीं दिया। तो यहाँ पे आपको एक चीज आपके दिमाग में आएगी, यार एक बात बताइए कि अगर मिस्टर एक्स ने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया तो अंडरस्टूड है कि उसने सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट का भी पैसा नहीं दिया। तो जो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट आपको मिला ही नहीं, कंपनी को जिस सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट का पैसा मिला ही नहीं है और वो शेयर कैंसिल हो गए हैं, तो फिर उन शेयर्स पे जो सिक्योरिटीज प्रीमियम ऑलरेडी क्रेडिट करके रखा हुआ है, क्या उसको क्रेडिट करके रखना बनता है? एक आपने गेन माना कि यार 2 रुपए की जगह हम 3 रुपए लेंगे, 1 रुपए एक्स्ट्रा लेंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम का। तो जब आपने फर्स्ट कॉल ड्यू की उस टाइम पे आपने 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट क्रेडिट कर दिया कि भाई मिस्टर एक्स से फर्स्ट कॉल के 3 रुपए लेंगे हम। 2 रुपए शेयर कैपिटल में आपने लाइबिलिटी बना दी, 1 रुपये आपने सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में क्रेडिट ऑलरेडी कर दिया। बट आगे जब फर्स्ट कॉल मिलने की बारी आई तो उस बंदे ने फर्स्ट कॉल देने से मना कर दी। तो यार जब प्रीमियम मिला ही नहीं तो फिर उसको क्रेडिट करके रखना बनता नहीं है ना। इसलिए क्या किया जाएगा, इफ प्रीमियम इज नॉट रिसीव्ड, राइट, तो अगर प्रीमियम का पैसा नहीं मिला हो तो मुझे लगता है फॉरफीचर के टाइम आपको वो अकाउंट भी क्लोज करना पड़ेगा, राइट। तो जो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट ऑलरेडी क्रेडिटेड है और जो मिला नहीं, यानी बात फर्स्ट कॉल पे होने वाले प्रीमियम की हो रही है कि उसको ऑलरेडी क्रेडिट तो आपने कर दिया है बट वो तो मिला ही नहीं। तो इसलिए यहाँ पे वो अकाउंट क्लोज करना पड़ेगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को आपको डेबिट करना पड़ेगा। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट करेंगे 500 शेयर पे 1 रुपए के हिसाब से। क्लियर? तो सिंपल सा कंसेप्ट है। उन शेयर्स को फॉरफिट करने के लिए जो शेयर आपने ऑलरेडी जब इश्यू किए थे तो प्रीमियम पे किए थे, तो उसमें प्रीमियम से रिलेटेड जो चीज आपको सीखनी है वो यही सीखनी है, इफ प्रीमियम इज रिसीव्ड वो कैलकुलेशन का पार्ट नहीं बनेगा। यानी इफ प्रीमियम इज रिसीव्ड तो जैसे जो पैसा मिलता है वो शेयर फॉरफीचर अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, बट इफ द प्रीमियम इज रिसीव्ड तो प्रीमियम का पैसा सिक्योरिटीज फॉरफीचर ऑफ शेयर्स या शेयर फॉरफीचर अकाउंट में ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। एक बार फिर सुन लीजिए, इफ प्रीमियम इज रिसीव्ड इट विल नॉट बी ट्रांसफर्ड टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, क्योंकि आपको पता है जो मिलता है, जो पैसा मिल चुका होता है उसे तो हम शेयर फॉरफीचर अकाउंट में क्रेडिट करते हैं बीइंग अ गेन, बट अगर जो मिला है उसमें प्रीमियम का 1 रुपया भी मिला हो वो फॉरफीचर अकाउंट में क्रेडिट नहीं किया जाएगा। क्लियर? एंड इफ द प्रीमियम इज नॉट रिसीव्ड, अगर प्रीमियम नहीं मिलता तो आपको पता है कि अगर आपने मिस्टर एक्स से 3 रुपये मंगवाए थे फर्स्ट कॉल के, जिसमें 2 रुपये शेयर कैपिटल यानी फेस वैल्यू के थे और 1 रुपया एक्स्ट्रा सिक्योरिटीज प्रीमियम का था, और वो उसने देने से मना कर दिया, तो सोचिए उस समय एज एन अकाउंटेंट आपने जो कॉल सिनेरियो मिस्टर एक्स का जो कॉल सिनेरियो डेबिट किया होगा वो कितने से किया होगा, इंक्लूडिंग प्रीमियम, राइट। तो इसका मतलब जब फर्स्ट कॉल ड्यू की गई थी उस टाइम पे एज एन अकाउंटेंट आपने जो मिस्टर एक्स का कॉल सिनेरियो डेबिट किया था वो सिर्फ फेस वैल्यू क्या नहीं किया था, उसका विद प्रीमियम, यानी फर्स्ट कॉल के टाइम जो कॉल सिनेरियो डेबिट किया गया था वो 500 शेयर पे 3 के हिसाब से किया गया था कि भाई मिस्टर एक्स फर्स्ट कॉल का नहीं दे रहा, जिसमें 2 रुपये फेस वैल्यू के वो नहीं दे रहा और 1 रुपया सिक्योरिटी प्रीमियम का भी नहीं दे रहा, तो जो नहीं मिलता वो आपने कॉल सिनेरियो में डेबिट किया होगा, तो कॉल सिनेरियो जो डेबिट हुआ होगा वो 500 शेयर पे 3 के हिसाब से हुआ होगा। क्लियर? इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो अब सोचिए जब वो कॉल इन एरियर खत्म किया जाएगा, राइट, तो जितने से कॉल इन एरियर को डेबिट किया गया होगा उतना ही क्रेडिट करके क्लोज करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे आप देखेंगे कॉल इन एरियर फर्स्ट कॉल के टाइम 3 रुपये के हिसाब से डेबिट था, और जो अलॉटमेंट का नहीं मिला था, सॉरी अलॉटमेंट का ही हैज पेड, राइट, जो सेकंड कॉल का पैसा मिस्टर एक्स ने नहीं दिया था वो भी अकाउंटेंट ने डेबिट करा होगा कॉल इन एरियर के नाम से,
और सेकंड कॉल में तो 2 रुपए फेस वैल्यू के ही थे जो उसने नहीं दिए, तो कॉल्स इन एरियर 2 रुपए के हिसाब से हुआ होगा, राइट। तो जो फर्स्ट कॉल के टाइम पे कॉल्स इन एरियर है वो डेबिट हुआ था 3 रुपए के हिसाब से, और जो सेकंड कॉल के टाइम पे कॉल्स इन एरियर है वो डेबिट हुआ था 2 रुपए के हिसाब से। इसका मतलब टोटल कॉल्स इन एरियर अकाउंट बुक में जो डेबिट है वो 5 रुपए के हिसाब से हुआ था। पर अब शेयर फॉरफीट हो रहे हैं, कैंसिल हो रहे हैं, तो मिस्टर एक्स से रिलेटेड हर अकाउंट को क्लोज किया जाएगा। तो यहाँ पे मिस्टर एक्स का कॉल्स इन एरियर अकाउंट भी क्लोज किया जाएगा, है ना। तो कितने से क्लोज होगा, जितने से उसको डेबिट किया था उतने से ही क्रेडिट करेंगे। तो टोटल मिस्टर एक्स का कॉल्स इन एरियर जो डेबिट है वो 5 रुपए के हिसाब से, तो यहाँ पे खत्म भी 5 रुपए के हिसाब से होगा। तो यहाँ पे कॉल्स इन एरियर में 500 पे 5 के हिसाब से आप क्रेडिट करेंगे। इस तरीके से आपका फॉरफीचर ऑफ शेयर, फॉरफीचर ऑफ दो शेयर विच वर ओरिजिनली इशूड एट ए प्रीमियम, वो टॉपिक आपका आज कोशिश एक हल्की सी है कि आपको समझ में आ गया हो। फिर भी देखिए, मैं किसी बुक का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, राइट, है ना। तो कई बार कुछ चीज़ों में, है ना, इन वीडियोस को समझने में अगर आपको कोई भी परेशानी आ रही है तो आप मेरे नोटिस में ज़रूर लाएं। हम उन कमियों को जल्द से जल्द दूर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एक बंदे को खुद की कमियों का एक्चुअली पता लगता नहीं है। देखिए, जब बच्चे सामने बैठे होते हैं तो बच्चों की आंखें देख के पता चल जाता है कि बच्चे को कौन सा कंसेप्ट नहीं समझ में आया, या वो झूठ ही बोल रहा है कि हाँ जी सर समझ में आ गया। तो एक एक्सपीरियंस टीचर को आंखें देख के, बॉडी लैंग्वेज देख के ही पता चल जाता है कि क्या चीज़ को दोबारा रिपीट करने की ज़रूरत है। तो ये जो ऑनलाइन क्लासेस का ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है। तो मेरे लिए एक्टिंग करना सच में एक बहुत बुरी मैं बड़ा डरता रहा हूँ एक्टिंग करने से। मैं रियलिटी में विश्वास करता हूँ, रियल बन के रहने की मेरी कोशिश रहती है हमेशा, कि यार कोई ड्रामा ना करना पड़े, कोई फॉर्मेलिटी ज़िंदगी में ना करनी पड़े। जो दिल के अंदर है वही जुबान पे होना चाहिए, जो दिमाग में है वही बाहर आना चाहिए, कोई डिप्लोमेसी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि मेरा प्रोफेशन आई थिंक टीचिंग है, और टीचर के अंदर जो सबसे पहली, और कुछ हो या ना हो, एक क्वालिटी टीचर के अंदर होना बहुत ज़रूरी है कि टीचर को कुछ छुपाना ना आता हो। क्योंकि टीचर अगर छुपाना शुरू कर देंगे ना तो वो बच्चों को भी जो बांटेंगे उसमें भी कुछ ना कुछ छुपाने की कोशिश करेंगे। और मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि मैं अपने बच्चों से एक इतनी सी भी चीज़ छुपाऊं, ना अपना नेगेटिव छुपाऊं ना अपना पॉजिटिव छुपाऊं। मैं एडमिट करूं अपनी गलतियों को कि हाँ जी मुझसे ये मिस्टेक हुई है, मेरे बच्चों मुझे माफ़ कर दो। तो बिल्कुल, इससे मेरे लिए टीचिंग प्रोफेशन में बने रहना आसान रहता है। शायद इसी वजह से मैं दोबारा टीचिंग प्रोफेशन में टिका हुआ हूँ, क्योंकि मैंने एक प्रिंसिपल को कभी भी नहीं छोड़ा। अपने से बुरे वक्त में भी अपना मैंने एक प्रिंसिपल नहीं छोड़ा, कि मैंने छुपाना कुछ कभी शुरू नहीं किया। जो मेरी कमियाँ थी मैंने खुले दिल से उनको स्वीकार किया है, और अपने आप से वादा किया कि उन कमियों को जल्द से जल्द दूर करने की मैं कोशिश करूँगा, है ना। पर नई चीज़ें सीखना बंद नहीं करूँगा, नए एक्सपेरिमेंट्स करना बिल्कुल बंद नहीं करूँगा, क्योंकि मैं आई एम ए लीडर, ए टीचर इज़ ए लीडर। तो ऐसा नहीं लीडर से मिस्टेक्स नहीं होती हैं, पर लीडर्स में एक ख़ास बात होती है कि वो अपनी मिस्टेक्स को खुद एक अच्छे लीडर की ये पहचान होती है कि वो अपनी गलतियों को खुद महसूस करता है और उनको सुधारने के लिए कोशिश करता है। So I am also trying to be a good leader as well as the best teacher in the universe. I am hoping I am satisfying you all. And if there is any problem with my lectures, and all the complaints are heartily welcome. क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे मुझे मेरी कमियाँ बताएं, ताकि मैं अपने आप को और पॉलिश कर सकूँ और अच्छा कंटेंट क्रिएट कर सकूँ जो बच्चों के लिए बहुत फ़ायदेमंद हो। तो मैं तो हर दिन को अपना आखिरी दिन मान के जीना चाहता हूँ। बीच में मैंने पिछले 7-8 साल बहुत ही, आप कह लीजिए कि मेरी बहुत गलतियों की सजाएं मुझे मिली। काफ़ी टफ टाइम था पिछले 7-8 साल,
पर सरस्वती माँ की कृपा मेरे पे हमेशा ये रही, भोलेनाथ की कृपा मेरे पे हमेशा ये रही कि मैं टीचिंग से बिल्कुल मतलब अलग नहीं हो पाया। ये शायद भगवान चाहते हैं कि एक रास्ता गलत हो गया था थोड़ा सा, तो भगवान शायद ये चाहते हैं, भगवान ने कुछ सिखाना था, है ना, जो भी सुपर नेचुरल पावर है। क्योंकि जब हम भगवान को नाम देने की बात करते हैं तो लड़ाइयाँ बन जाती हैं। तो इसलिए अगर भगवान एक इमेजिनेशन भी है तो शिवा इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल इमेजिनेशन। तो कोशिश करनी चाहिए कि जो भोलेनाथ शंकर जी, कल शिवरात्रि भी है, आप सब लोगों को शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ करें आप पे बहुत कृपा हो, आपकी हर मनोकामना जल्द से जल्द पूर्ण हो और आप सब बच्चों के अकाउंटेंसी में 100 में से 100 नंबर आए। और मुझे भी भोलेनाथ ये हिम्मत बख्शें कि मैं जो ये प्रण लेके चल रहा हूँ इसे पूरा करने में कामयाब हूँ। आपके साथ की, आपके सहयोग की बहुत ज़रूरत है। उम्मीद करता हूँ आपका साथ मिलता रहेगा। धन्यवाद। हाँ जी, हाँ जी, आया।